So once again, good morning to all of you. So in this class, we will be talking about like in the last class हमने पढ़े थे कि कैलकुलेशन एनर्जी कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, वेलोसिटी कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है और रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एसआई में मैंने खुद करा था और सीजीएस में मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं रेडियस और एनर्जी इक्वेशन को लिख रहा हूँ और रेडियस और एनर्जी इक्वेशन से कुछ शॉर्टकट मेथड्स अपनाएंगे, शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है ना। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस एक्सप्रेशन, रेडियस एक्सप्रेशन से रेडियस एक्सप्रेशन से क्या शॉर्टकट मेथड हम अपना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस क्या है, हम सीजीएस में नहीं एसआई में हम कैलकुलेशन कर रहे थे और आप सीजीएस में कर रहे थे राइट। तो मैं दोनों लिख रहा हूँ और दोनों से कुछ डिफरेंसेस नहीं आएंगे, दोनों सेम ही है। तो अगर मैं एसआई को कंसिडर करूँ, रेडियस आर एन इक्वल्स टू क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर पाई एम, ये हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन था, ठीक है। और आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये आपका क्या था, सीजीएस में रेडियस का एक्सप्रेशन था। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से नोट करोगे, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखोगे, तो यहाँ पे अगर एन को चेंज करोगे, मतलब डिफरेंट ऑर्बिट को चेंज करोगे, जैसे R1 R2 R3, तो आपका एन वैल्यू चेंजेस होंगे। और अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को चेंज करोगे, जेड वैल्यू चेंज होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर हाइड्रोजन लिया तो जेड इक्वल्स टू 1, लिथियम 2 प्लस लिया जेड इक्वल्स टू 3, हीलियम प्लस लिया जेड इक्वल्स टू 2। सो इन दीज वे एन और जेड ये दोनों क्या होता है, वेरिएबल होता है। ए क्या पता है आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, ई पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई पता है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो सारे टर्म है, ये सारे जो ग्रीन कलर से शेडेड टर्म है, ये सारे कांस्टेंट्स है, ये दोनों क्या है, बस वेरिएबल्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो आर एन की इक्वेशन है वो इसके साथ प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये अगर पूरा कांस्टेंट होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ ना, यहाँ से जो आर एन होंगे, आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, मैं बोल सकता हूँ ना, यस। लेकिन ये एक्सप्रेशन बहुत काम के होंगे जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन नहीं देना है, मुझे यहाँ पे ये इसका वैल्यू पुट करना है। एच का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, सबका वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं पुट कर दूँ और उसके बाद डिफरेंट एटम को मैं चूज करूँ, देन मुझे वैल्यूज क्या मिलेंगे। तो चलो एक एक करके इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं और डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन एटम को चूज किया तो क्या होता है, Z इक्वल्स टू 1 होता है। हीलियम प्लस को चूज किया क्योंकि मैंने बोला था बोर थ्योरी बस 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, तो हीलियम प्लस मतलब Z इक्वल्स टू 2 हो गया। लिथियम 2 प्लस अगर चूज किया तो क्या होंगे, Z इक्वल्स टू 3 हो गया, एंड डॉट 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 इसी तरीके से करना है मुझे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं हाइड्रोजन एटम को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को मैं चूज कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम दोनों को मैं लिख रहा हूं एटम, क्योंकि ये दोनों क्या है, 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और बोर थ्योरी बस 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं R1 कैलकुलेट करूंगा, आर एन इक्वेशन पे, इस इक्वेशन से R1 कैलकुलेट करूंगा, R1, और उसमें क्या होंगे, देखो n की वैल्यू 1 होंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 1 होंगे। और ये भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ये R1 किसके लिए कैलकुलेट करूंगा, हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। अगर मैंने कैलकुलेशन किया हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या होता है 1, तो मतलब इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो ये दोनों हट जाएगा। देखो सोचो, ये इसका 1 क्या होगा, हट जाएगा, रहेगा ही नहीं। ये इसको रखना या ना रखना इक्वल होता है। लेकिन वहां पे अगर आप R2 कैलकुलेट करोगे फॉर हाइड्रोजन तो N नहीं हटेगा लेकिन Z हट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में Z1 होता है। तो फॉर द टाइमिंग R1 कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए उस और हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये R1 भी N भी हट जाएगा, Z भी हट जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 है। तो बस मुझे इस वैल्यू को पुट करना है जो ग्रीन कलर से शेडेड है, ठीक है।
तो मैं ये कैलकुलेशन आपको नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि ये कैलकुलेशन मेरा मतलब मुझे क्यों दिखा के टाइम वेस्ट करना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप पुट करोगे, ठीक है, इसका वैल्यू पुट करोगे, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको बस बता रहा हूँ R1 की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर आप पुट करोगे आपको कितने वैल्यूज मिलेंगे? अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे आपको मिलेंगे 53 पिकोमीटर, और इसको अगर आप आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करोगे आपको मिलेंगे 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है, इसको लिख लो, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 100 पिकोमीटर। ये जो फॉर्मूला होंगे, ये जो रिलेशन होंगे ना, ये फ्यूचर में काम पे आएंगे। लिख लो, अभी लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 53 पिकोमीटर आपको मिलेंगे। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ये पुट करके देखो, ये वैल्यू पुट करो और ये निकालो। फॉर हाइड्रोजन एटम मतलब Z इक्वल्स टू 1 होंगे और एंड ऑल्सो N इक्वल्स टू 1। ये पुट करो और पुट करके वेरीफाई कर लो ये आपको सही में मिल रहा है या नहीं। अगर आपको नहीं मिल रहा है दैट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हो, तो सही से कैलकुलेशन करो, ठीक है। आप या तो इस सीजीएस ऐसा इक्वेशन को ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप सीजीएस में इस इक्वेशन को भी ट्राई कर सकते हो। दोनों इक्वेशन से आपको सेम टू सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। गॉट इट? ग्रेट। तो अभी R1 तो निकाल लिया हाइड्रोजन के लिए। अब मैं क्या चाहता हूं, सेम R1 निकालूंगा किसके लिए? हीलियम प्लस के लिए निकालूंगा। इन दैट केस क्या होंगे? अगर मैं हीलियम प्लस के लिए निकालूं लेकिन R1 ही निकाल रहा हूं, R1 मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, सोचो तो यहाँ पे 1 ही होंगे, बस Z चेंज हो जाएंगे। मतलब मुझे पता है इसका इस पार्ट का वैल्यू क्या है ना, क्योंकि देखो अब हाइड्रोजन के लिए मैं निकाल रहा था, Z भी 1 है N भी 1 है, मतलब ये पार्ट रहना ना रहना इक्वल है, दोनों 1 1 है। मतलब बस इसका वैल्यू था कितना? 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 53 पिकोमीटर। मतलब मुझे इसका वैल्यू मिल चुका है, बस इस पार्ट का वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या है? 53 पिकोमीटर या फिर 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर मैं बस अभी इसको चेंज करूं तो मैं बोल सकता हूं ना 53 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय Z वैल्यू, ये इसमें बोल सकता हूं डेफिनेटली। तो अगर मैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम प्लस के लिए निकालो, हीलियम प्लस और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालो, फर्स्ट N इक्वल्स टू 1 के लिए निकालो, तो यहाँ पे तो ये हट जाएगा कि 1 स्क्वायर 1 होता है, बस ये चेंज हो जाएगा 2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका वैल्यू है 53 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई 2 पिकोमीटर, या फिर 0.53 डिवाइडेड बाई 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। कमेंट में लिख दो ये सुन लो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि नहीं। फिर सिमिलरली R1 लिथियम प्लस के लिए निकालूंगा तो क्या होंगे, लिथियम 2 प्लस के लिए निकालूंगा तो क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे 53 डिवाइडेड बाई 3 पिकोमीटर, क्योंकि मैं R1 ही निकाल रहा हूं हमेशा, 0.53 डिवाइडेड बाई 3 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम, किसी भी 1 इलेक्ट्रॉनिक एटम या फिर हाइड्रोजन एटम, नहीं तो हाइड्रोजन लाइक एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आप निकाल सकते हो। न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है वो निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट जो है वो कांस्टेंट है और ये पार्ट वेरिएबल है, राइट। तो अभी क्या करते हैं, अभी चलो अभी तो हमने फर्स्ट ऑर्बिट का निकाला, बस अभी चलो सेकेंड थर्ड ऑर्बिट का भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का। तो अगर मान लो मैं अभी क्या कर रहा हूं, R2 निकाल रहा हूं, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। देखो R2 हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूं, मतलब N इक्वल्स टू क्या होंगे, N इक्वल्स टू होंगे 2 और हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे होंगे 4। लेकिन मुझे तो इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्या है इसका वैल्यू 53 पिकोमीटर, तो 4 इंटू 53 पिकोमीटर, तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ ना 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मतलब Z वैल्यू 1 है इंटू 53 पिकोमीटर हो गया। इसका मतलब 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, ये भी निकल सकता हूं मैं, कुछ भी। देखो मैं रैंडम चूज करूंगा अभी क्या कर रहा हूं मैं, R2 लिथियम 2 प्लस ले रहा हूं। अच्छा, लिथियम 2 प्लस के लिए Z वैल्यू क्या है 3 है, और R2 मतलब 2 स्क्वायर, Z वैल्यू क्या है 3 है, पुट कर दिया मैंने। अब 53 इंटू पिकोमीटर, और या फिर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब आपको कभी भी बार बार ये पूरा वैल्यूज पुट नहीं करना है, बार बार ये पूरा का पूरा वैल्यूज पुट करके किसी ऑर्बिट का रेडियस नहीं निकालना है, आपको बस इसको और इसको चेंज करना है। इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, और अगर आप इस सीजीएस यूनिट में कैलकुलेशन करोगे तो भी आपको ये Z और N स्क्वायर इन दोनों को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है ना उसका वैल्यू पता है। कैलकुलेशन करके देखना, इसमें भी ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करके चेक कर लेना एक बार, प्लीज चेक कर लेना
कि जब ये कैलकुलेशन करोगे एन स्क्वायर और जेड को छोड़ के देखना 0.53 आर्मस्ट्रांग मिलेंगे, नहीं तो 20 पिकोमीटर मिलेंगे। या तो आप सीजीएस एसआई इक्वेशन को फॉलो करो, नहीं तो आप सीजीएस इक्वेशन को फॉलो करो, दोनों से सेम टू सेम चीजें मिलेंगे। गॉट दैट? वेरीफाई कर लेना दोनों, ठीक है। कोई भी इक्वेशन सीजीएस एसआई कोई भी इक्वेशन आप यूज कर लो, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि कोई भी एटम हो तो उसका आर एन अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, आर एन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड करना है, मल्टीप्लाइड बाई आर वन फॉर हाइड्रोजन एटम निकालना है। इसका वैल्यू आपको पता है क्या है, 53 पिकोमीटर। चलो पुट कर देते हैं, तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इंटू 53 पिकोमीटर, या फिर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इंटू 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक लाइन में लिख देता हूं मैं पूरा। चलो हो गया, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है ना। और ये आर है ना, किसी भी वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हो, फॉर एनी वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फॉर एनी, बट वन इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, नहीं तो आप बोर थ्योरी अप्लाई नहीं कर पाओगे। फॉर एनी वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, समझ में आ गया? ग्रेट। नाउ हमारा तो रेडियस का झंझट खत्म हो चुका है, रेडियस का जो था वो झंझट खत्म हो चुका है, राइट। अभी चलो रेडियस के बाद अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम ही लेंगे हम, लेकिन अब रेडियस नहीं, एनर्जी एक्सप्रेशन देखेंगे। चलो एनर्जी एक्सप्रेशन, एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो एसआई में मैंने ऑलरेडी एनर्जी एक्सप्रेशन निकाला था, वो क्या था, दिस इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 एम डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मुझे मिला था एसआई में। और सीजीएस में मुझे क्या मिला था, चलो कॉपी के एक बार देख लेता हूँ, सीजीएस में मुझे क्या मिला था, सीजीएस में क्या मिला था, ये सीजीएस में मिला था ये वैल्यू, ये मुझे मिला था सीजीएस में, ई एन इक्वल्स टू माइनस, ये दोनों वैल्यू आपको मिले थे, एक एसआई में एक सीजीएस में। तो मैं फिर भी किसी को भी लेके आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा या फिर इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करोगे और इस तरीके से लिखोगे, ई एन इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर देन ई टू दी पावर 4 एम 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो ये पार्ट जो है ना, देखो ये पार्ट कांस्टेंट है, सारे टर्म प्रेजेंट है जो यहाँ पे, वो सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट्स है। और ये जो टर्म है ये पार्ट देखो वेरिएबल है डिफरेंट एटम के लिए, राइट। अगर आप डिफरेंट ऑर्बिट चेंज करोगे तो ऑर्बिट का एन वैल्यू चेंज होंगे, और अगर आप एटम चेंज करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे। मतलब ये पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, ये पार्ट हो गया कांस्टेंट और ये पार्ट हो गया वेरिएबल। गॉट इट? तो इस तरीके से आप कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलग कर सकते हो, ठीक है ना। अभी इसके लिए भी सेम चीजें अप्लाई करेंगे जो हमने पहले किए थे उसके लिए। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन एटम ले लोगे, हाइड्रोजन एटम ले लोगे तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो आई कैन राइट फ्रॉम हियर दैट ई एन इज प्रोपोर्शनल टू लाइक माइनस या फिर नेगेटिव साइन, या फिर डायरेक्ट में लिख सकते हो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव क्या साइन रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव मतलब सिस्टम कितना काम कर रहा है वो। तो मैं इस डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ, ई एन इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो अगर मैं इसको हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करूँ लाइक E1 फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब क्या है, एन इक्वल्स टू V1 एंड जेड इक्वल्स टू V1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको लिखना या ना लिखना इक्वल है, इन दोनों को लिखना ना लिखना इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। तो अगर आप इसका वैल्यू 1 लोगे मतलब तब तो फिर इसका वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या वैल्यूज मिलेंगे, चलो देख लेते हैं। अगर आप इसका वैल्यू पुट कर दोगे हाइड्रोजन एटम के लिए और एन इक्वल्स टू 1 जेड इक्वल्स टू 1 लोगे
तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगे वो होंगे दिस अमाउंट ऑफ वैल्यू, लाइक 21.8 into 10 to the power minus 12, okay, yes, into z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होंगे एनर्जी का वो होंगे आर्क पर एटम, ओके। और इस आर्क को अगर आप एक एटम के लिए, पर एटम मीन्स एक एटम के लिए, और इस आर्क को अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे आपको क्या मिलेंगे, आपको सिंपली मिलेंगे, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू -21.8 इंटू, अच्छा 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 आर्क, राइट। सो यहाँ पे ये वैल्यूज जो मिल जाएंगे आपको वो होंगे, जस्ट 1 सेकेंड, 10 to the power 7 आर्क, ओके। तो ओके 10 to the power minus 19 जूल पर एटम मिल चुका है। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, तो उसमें आएंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये बस याद रख लेना। तो आप इन दोनों की याद रखो ना रखो, आप इसको याद रख लेना, बस इसको बस याद रख लेना। मैं बता रहा हूँ क्यों इसको याद रख लेना, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ किस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। एक सिंपल शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जब भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जूल में रिलेशन निकालोगे ना, किस तरीके से निकाल सकते हो आप, सिंपल शॉर्टकट, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन प्रोसेस है ना, ये यूनिट कन्वर्जन फ्यूचर में बहुत काम में आने वाले हैं, इसलिए मैं हर एक यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना इस पॉइंट को। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, अगर मैं एसआई में पुट करूं तो 1.602 इंटू 10 to the power minus 19 कूलॉम, राइट, इंटू 1 वोल्ट होता है। तो यहाँ से क्या आता है, ये जो कूलॉम इंटू वोल्ट होता है, कूलॉम और वोल्ट को अगर आप मल्टीप्लाई, इन दोनों यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेंगे जूल। तो यहाँ से आता है 1.602 इंटू 10 to the power minus 19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दिस अमाउंट ऑफ जूल, और जूल को अगर आर्क करना है तो क्या करना है, 10 to the power 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.602 इंटू 10 to the power minus 12 आर्क। तो ये है हमारा जनरल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल एंड आर्क, क्योंकि 1 जूल क्या होता है, 10 to the power 7 आर्क होता है। ये यूनिट कन्वर्जन याद रख लेना, फ्यूचर में आपको काम पे आएंगे, ठीक है। तो अभी हमें इस तरीके से ये वैल्यूज मिल चुके हैं। तो अगर आपको इसको वैल्यू, ये वैल्यू पता है तो आपको ऑलरेडी पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, 1.602 इंटू 10 to the power minus 19 जूल, दैट अमाउंट ऑफ जूल होगा। तो अब इससे जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो बस इसलिए मैंने बोला इस रिलेशन को याद रखना और इस रिलेशन को समझ लेना अच्छे से। इसमें याद क्या रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वोल्टेज, कूलॉम इंटू वोल्ट से जूल आता है, सिंपली हो गया, प्रॉब्लम खत्म, राइट। तो अभी आपको फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन का एनर्जी मिल चुका है। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन का एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ना निकाल के कोई और ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हो, या फिर कोई और एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हो, तो क्या करना है आपको सोचो, बस इस वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स्ड है ना। ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, मैंने हाइड्रोजन के लिए निकाला, n = 1 z = 1 पुट करके, n = 1 z = 1 पुट करके। तो ये अगर ये वैल्यू हर किसी के लिए ट्रू है, बस ये वेरिएबल्स होंगे, राइट। तो चलो कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अभी क्या करूंगा मैं, E1 हीलियम प्लस के लिए निकालूंगा, मतलब z = क्या होंगे इस केस में, z = 2 है, लेकिन n = 1 ही तो है। तो अगर मैंने निकाला तो क्या मिलेंगे, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस हीलियम प्लस, तो यहाँ इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, एंड देन कौन सा वैल्यू है दिस, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके।
सिमिलरली अगर मैं निकालूं E1 लिथियम 2 प्लस इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 3, N equals to 1. In that case, minus 3 square divided by 1 square into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन बोल सकते हो। यहाँ पे एटम तो है नहीं, आयन है, दोनों आयन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जा सकता है। बहुत सेंसिटिव कैलकुलेशन है, पहले बता रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और अगर मैं कोई और ऑर्बिट का निकालूं, देयरफॉर अगर मैं कोई और ऑर्बिट का निकालूं तो क्या आएंगे, मान लो मैं अभी E2 निकाल रहा हूं, किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। तो यहाँ पे Z इक्वल्स टू क्या है, 2 है, N इक्वल्स टू क्या है, 2 है। तो अब दोनों को वेरिएबल करना है आपको, माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कोई भी एटम के लिए, राइट। दैट्स ऑल। इस तरीके से आप कोई भी सिस्टम हो, कोई भी, आप उसके लिए ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल। मतलब हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा है, क्या मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सिस्टम में लिख सकते हो। सिस्टम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। क्लियर, बता दो ये इक्वेशन समझ में आ गया आपको, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया, यस और नो बता दो मुझे एक बार, यस और नो बता दो मुझे एक बार, समझ में आ गया ये इक्वेशन, ये इक्वेशन बता दो समझ में आ गया। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत सारा कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो थोड़ा संभाल के कैलकुलेशंस करने हैं ताकि गलती ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो हाइड्रोजन एटम का केस है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये जो रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस, इस रेडियस को हम बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस को हम बोलते हैं बोर रेडियस। और बोर रेडियस का वैल्यू क्या है, R1 फॉर हाइड्रोजन एटम, ये इसका वैल्यू है 53 पिकोमीटर, राइट। इसको बोलते हैं हम बोर रेडियस, याद रख लेना। मतलब जहां जहां पे 53 पिकोमीटर है, ये क्या है, बोर रेडियस है, बोर रेडियस है, बोर रेडियस है, बोर रेडियस है, बोर रेडियस, बोर रेडियस, बोर रेडियस, बोर रेडियस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बोर रेडियस। और उसके रिस्पेक्ट में कोई भी ऑर्बिट का एनर्जी, कोई भी ऑर्बिट का कुछ भी हो सकता है रेडियस, ठीक है, ग्रेट। अभी जैसे कि हमने पहले ही डिस्कशन कर लिए थे कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी कहाँ तक हो चुका है हमारा, अभी आ जाओ क्या क्या डिस्कशन करने वाले थे हम। देखो ये खत्म कर चुके हैं, ये खत्म कर चुके हैं, बोर एटॉमिक मॉडल खत्म हो चुका है, मेरिट्स डिमेरिट्स हम करेंगे, ठीक है। मेरिट्स डिमेरिट्स अभी हमें धीरे धीरे डिस्कशन करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूंगा बोर थ्योरी में, क्योंकि मेरिट डिमेरिट के साथ करेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टमेटिकली हमें जाना है, बस अभी सारे के सारे टॉपिक्स हमें कंप्लीट करना है एक एक करके। चलो अभी जाते हैं करेक्शन इन बोर थ्योरी। और इसमें फिर से बता रहा हूँ, करेक्शन के साथ मेरिट डिमेरिट का फिलहाल कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं करेक्शन पहले कर सकता हूँ। अब बोलोगे बिना मेरिट डिमेरिट बताए कैसे करेक्शन हो सकता है। करेक्शन के साथ मेरिट डिमेरिट का रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम अलग तरीके का करेक्शन करेंगे। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, राइट। अभी अगर इसको अच्छे से आप नोट करोगे तो बोलोगे सर ओके, न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन बस यहां पे रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ये चीजें 100% करेक्ट नहीं होता है, 100% करेक्ट नहीं होता है। बस इलेक्ट्रॉन बस ऐसे इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ये नहीं होता है रियलिटी में। न्यूक्लियस थोड़ा सा अपने पोजीशन से हिल जाता है। मतलब अगर मान लो न्यूक्लियस भी ऐसे है, तो न्यूक्लियस भी तो स्पिन कर रहा है ना अपने एक्सिस के रिगार्डिंग। जब न्यूक्लियस स्पिन करेगा, ऐसा नहीं न्यूक्लियस ऐसे स्टॉप होकर खड़ा है, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है। जब स्पिन कर रहा है इस तरह अपने एक्सिस में, तो अब
वो थोड़ा सा स्लाइटली अपनी जगह से शिफ्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे मान लो कभी यहाँ पे जा रहा है, 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 थोड़ा सा मतलब उसका वो जो एरिया है ना वो इस पोजीशन पे वो है इंस्टेड ऑफ इस पोजीशन पे। मतलब जब ये रिवॉल्व कर रहा है एट द सेम टाइम न्यूक्लियस भी अपनी जगह से थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, अपनी जगह से थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो याद लिख लो एक पॉइंट, लाइक स्लाइटली changes its position during spinning। तो हमें क्या पता था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस स्टॉप है, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। न्यूक्लियस थोड़ा सा अपने पोजीशन से शिफ्ट कर जाता है स्लाइटली, कभी यहाँ पे जाएगा, कभी यहाँ पे जाएगा, कभी यहाँ पे जाएगा, कभी यहाँ पे जाएगा। और जब शिफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि जब वो स्पिन कर रहा है इसके रिगार्डिंग शिफ्ट कर रहा है। मतलब जब न्यूक्लियस भी अपनी जगह से शिफ्ट करेगा तो हम बोर एटॉमिक मॉडल में मास वर्ड को यूज नहीं कर सकते, लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, क्योंकि हम सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो इस ये फोर्स इक्वल होगा, तो हम बस मास यूज कर रहे थे, किसका मास ना, इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन एज न्यूक्लियस भी अपनी जगह से छोड़ा, अपना पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर रहा है, कोई मुझे बता सकता है मास की जगह पे हम क्या और यूज कर सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है कमेंट में, देखते हैं कौन बता पाता है। मास यूज नहीं कर सकते, मास की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम, और क्या यूज करेंगे हम? कोई एक्सपेक्टेशन, कोई गेस, एनीबॉडी? क्योंकि न्यूक्लियस अपनी जगह से शिफ्ट करेगा थोड़ा सा, तो इसका भी मास कंसीडर करना होगा आपको। तो मान लो न्यूक्लियस का मास है कैपिटल एम, इलेक्ट्रॉन का मास है स्मॉल एम। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया। गुड गुरुपद शोमो, नॉट शोमो, गुरुपद। इट्स वी हैव टू यूज रिड्यूस्ड मास। याद रखना, रिड्यूस्ड मास जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, रिड्यूस्ड मास बोलते हैं इसको, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। और इस रिड्यूस्ड मास को डिटरमाइन किस तरीके से करना है, स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो जहां पे एम था उस एम को सब्सटीट्यूट कर दो म्यू से, आपका एग्जैक्ट इक्वेशन में करेक्शन आ जाएगा। तो हमें बेसिक जो करेक्शन करना है, देखो एग्जाम में आपको ये रिड्यूस्ड मास लेके काम नहीं करना है, एग्जाम में आपको एम लेके ही करना है, बस मैं करेक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अगर बोला नहीं गया, मैक्सिमम कभी बोलेंगे नहीं, अगर कभी भी बोलेंगे नहीं, और अगर बोला भी गया तो बस ये वैल्यू पुट कर देना, लेकिन बोलते नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कभी ये इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती आपको। पहले जो मैंने इक्वेशन सिखाया उसी इक्वेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर कर लो पहले। तो जहां पे मास है ना, वहां पे आपको बस रिड्यूस्ड मास से सब्सटीट्यूट कर देना है। किस तरीके से, देखो मैं कौन सा इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू जेड, लाइक e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब एंड जेड स्क्वायर यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या था, एक एम टर्म था, उस एम को मैं क्या करूंगा, रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर दूंगा। ये हमारा हो गया रिड्यूस्ड मास। देन बाकी जो टर्म था वो लिखूंगा 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, इस तरीके से। इसका यूनिट क्या होंगे, मान लो सीजीएस में मैं कर रहा हूं तो सेंटीमीटर इनवर्स। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से हम इक्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये मोर करेक्टेड इक्वेशन। ओके, समझ में आ गया? दैट इज ऑल अबाउट द करेक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा करेक्शन। अभी चलो आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब आप स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो मुझे एक पिक्चर इंपोर्ट करना है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं एक पिक्चर इंपोर्ट करना चाहता हूं। और मुझे बैकग्राउंड भी चेंज करना है। ओके,
देखो अब हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, और जब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये पिक्चर के अलावा मतलब बहुत टफ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, हमें टोटल 6 काइंड्स है, 6 डिफरेंट काइंड्स के स्पेक्ट्रल सीरीज मिल रहा था। क्या क्या स्पेक्ट्रल सीरीज था, एक एक करके बता देता हूं मैं। फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज जो था वो था क्या, लीमैन, एल, ओके, लीमैन, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, लीमैन, देन बामार, देन पैसन, देन एलबी, ब्रैकेट, देन फूंड, देन हम्फ्रीज। ये 6 काइंड्स के डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज प्रेजेंट थे। और ये लीमैन कहाँ पे था, लीमैन कब होता है, बामार कब होता है, पैसन कब होता है, ब्रैकेट कब होता है, फूंड कब होता है, हम्फ्रीज कब होता है। ये मैंने बस आपको रीड्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल से आपको मैंने बताया था, ठीक है, वहां पे एम और एन की वैल्यू लेके। लेकिन यहाँ पे आप मैं सिखाऊंगा आपको लीमैन, बामार, पैसन, ब्रैकेट, हम्फ्रीज कब 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 कहाँ पे होंगे, ओके। तो याद रख लेना सिंपली, जब लीमैन सीरीज होंगे, लीमैन सीरीज के बाद आपका जो डेस्टिनेशन होना चाहिए, किसका डेस्टिनेशन, इलेक्ट्रॉन का डेस्टिनेशन, वो हमेशा होंगे कहां पे, n इक्वल्स टू 1 पे। मैं समझा रहा हूं, बामार के वक्त n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 6। ये सारे क्या है, डेस्टिनेशन है डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस पाने के लिए। तो अगर लीमैन सीरीज मतलब देखो n इक्वल्स टू 1 डेस्टिनेशन, मतलब अगर मान लो n इक्वल्स टू 1 ये है, n इक्वल्स टू 2 ये है, n इक्वल्स टू 3 ये है, n इक्वल्स टू 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। तो अगर कोई भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से, या तो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से, नहीं तो यहाँ से, या फिर कहीं और से, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जाम करके n इक्वल्स टू 1 पे आया, कोई भी इलेक्ट्रॉन जाम करके n इक्वल्स टू 1 पे आया, तो क्या होंगे, वो लीमैन सीरीज होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जाम करके n इक्वल्स टू 2 पे आया, बामार, कहीं से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से, और अगर 3 पे आया तो होंगे पैसन, 4 पे आया तो होंगे ब्रैकेट, 5 पे आया तो फूंड, 6 पे आया तो हम्फ्रीज होंगे, ठीक है ना, सिंपल। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीमैन, बामार, पैसन, हम्फ्रीज मिल जाता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत ट्रिक्स है। अगर आप बस अभी पूरा सब कुछ भूल के बस लीमैन को कंसिडर करते हो, बस लीमैन को कंसिडर कर लो अभी, ठीक है। चलो लीमैन के बारे में बात कर लेते हैं। लीमैन मतलब हर कोई n इक्वल्स टू 1 पे आएगा। तो देखो 2 से 1 पे आ सकता, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, 6 से 1 पे आ सकता है, इस तरीके से। अगर इस तरीके से 1 पे आएगा, तो अगर 2 से 1 पे आया, मतलब नेक्स्ट ऑर्बिट से इस 1 ऑर्बिट पे आया, 2 से 1 पे आया, याद रखना 2 से 1 पे, यहां से यहां पे आ रहा है, तो आप बोलोगे उसको अल्फा लाइन। क्या बोलोगे आप उसको, अल्फा लाइन, इसको बोलोगे आप अल्फा लाइन, अल्फा लीमैन लाइन, अल्फा लीमैन सीरीज, ओके। लेकिन अगर 2 से 1 पे ना आके 3 से 1 पे आएगा, तो बोलोगे उसको बीटा, फिर 4 से 1 पे गामा, 5 से 1 पे डेल्टा, देन ओमेगा एंड डॉट डॉट डॉट। बस आपको अल्फा बीटा याद रखना होता है, या फिर कभी कभी गामा लाइन्स, और जरूरत नहीं पड़ती फिर, ठीक है। सिमिलरली आप मुझे कमेंट में बताओगे बामार सीरीज के अल्फा लाइन के लिए, बामार सीरीज के अल्फा लाइन के लिए कहां से कहां पे ट्रांजिशन होना चाहिए, कमेंट में मुझे बताओ। था कि 10 सेकंड आपके पास। बामार सीरीज के अल्फा लाइन के लिए कहां से कहां पे ट्रांजिशन होना चाहिए, अल्फा लाइंस। 10 सेकंड आपके पास। लेट्स से हु इज गिविंग द राइट आंसर। ओके, 3 to 2, शोमो आशीष, वेरी गुड, गुड जॉब। सो जैसे कि मैंने बोला बामार में डेस्टिनेशन होता है 2, सो अगर 2 मतलब ये है, तो जो 3 से 2 होंगे तो वो अल्फा होंगे, बीटा होंगे, 4 to 2 बीटा, 5 to 2 गामा, डेल्टा एंड डॉट डॉट। सिमिलरली अगर मैं पैसन सीरीज लूँ तो 4 से 3 में अल्फा, 5 से 3 बीटा, 6 से 3 गामा। सिमिलरली और भी सीरीज लूँ तो आपको अब समझ में आ गया कि हर एक सीरीज के लिए लीमैन, बामार, पैसन, ब्रैकेट, फूंड, हम्फ्रीज, हर एक सीरीज के लिए क्या होता है, हर पार्टिकुलर सीरीज के लिए अल्फा, बीटा,
गामा, डेल्टा, ये सब कुछ लाइंस मिल जाता है। तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रल लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए। यस, गुड जॉब आशीष, सोमो, दिवाकर, गुरुपद, अनन्या एंड सुस्मिता, गुड जॉब। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लाइंस, और ये कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होता है, ठीक है। तो हमें हमारा जो बोर थ्योरी था वो मोर और लेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं हम अभी वापस आ जाओ, हम डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो अभी आ जाओ हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ बोर थ्योरी। क्या क्या मेरिट्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को स्टेबलाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस के ऊपर आके खत्म हो जाएगा, मतलब एटॉमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। लेकिन बोर थ्योरी एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यस, इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है बोर थ्योरी। सेकेंड मेरिट्स, बोर थ्योरी क्या कर रहा है, लाइक प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी और आई कैन से वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। अब बताओ कहां से, किस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है? इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को प्रेडिक्ट कर रहा है, लीमैन, बामार्ट, पैसन, ब्रैकेट, इस तरीके से, राइट। ग्रेट। नंबर 3, ये भी इसको भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देता है बोर थ्योरी। नंबर 3, रीडबर्ग कांस्टेंट। देखो रीडबर्ग कांस्टेंट क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट साइंटिस्ट रीडबर्ग ने बहुत पहले निकाला था, लेकिन वहां पे एक समथिंग टर्म था, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वहां पे एक समथिंग टर्म था, उसको बोर थ्योरी इजीली डिफाइन कर देता है। और रीडबर्ग थ्योरी में, रीडबर्ग इक्वेशन में जो रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू था, जो एक्सपेरिमेंटल रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू था ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, और बोर थ्योरी से जो हमने रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू निकाला, कहां से? बोर थ्योरी से। बोर थ्योरी मतलब थियोरिटिकल वैल्यू, राइट। ये दोनों क्या था? ये दोनों क्या है? एक्सपेरिमेंटल और बोर थ्योरी से जो वैल्यू मिला था, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे? ये दोनों वैल्यूज वेरी क्लोज होंगे, वेरी क्लोज। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरिटिकल वैल्यू कब क्लोज होता है? जब हमारा थ्योरी सही होता है, मतलब बोर थ्योरी कहीं ना कहीं पे सही है। ये भी इसका एक और एडवांटेज है मेरिट से। नंबर 4, बोर थ्योरी से हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी निकाल सकते हैं। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से निकाल सकते हो, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नंबर 5, इससे हम रेजोनेंस पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसको भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से लॉट ऑफ बोर थ्योरी का एक लॉट ऑफ मेरिट्स है। अब कुछ डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डिमेरिट्स पॉसिबल होता है बोर थ्योरी में। डिमेरिट्स की बातें कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर थ्योरी क्या है? एक ओल्ड क्वांटम थ्योरी है। क्यों? इसमें क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों इन्वॉल्व होता है, राइट। सेकेंड, क्योंकि ओल्ड क्वांटम थ्योरी तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मान सकते इसको हम, ठीक है। सेकेंड क्या है? बोर थ्योरी, लाइक दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब क्वेश्चन राइज होता है फाइन स्पेक्ट्रम क्या है? फाइन स्पेक्ट्रम, मान लो आपने क्या किया, आपका जो एटम है, ठीक है, मान लो हाइड्रोजन एटम लेके आप काम कर रहे हो, ठीक है, हाइड्रोजन एटम लेके आप काम कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, मान लो वो स्पेक्ट्रल लाइन इस तरीके से मिल रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन मान लो आपको इस तरीके से मिल रहा है।
ये एक लाइन मोटा सा, फिर ये एक लाइन मिल रहा है आपको। ओके, इस तरीके से आपको हाइड्रोजन ये लाइन इस तरीके से मिल रहा है आपको, मान लो 3 लाइन इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन इसी सिस्टम को अगर आप मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, मतलब उसी हाइड्रोजन एटम को इसमें क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रखोगे तो क्या होंगे, ये जो लाइन से ना, ये जो लाइन से ये लाइन क्या होंगे, ये जो एक लाइन यहां पे आपको दिख रहा है ना, ये एक लाइन क्या होंगे, मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो जाएंगे। या फिर ये जो एक लाइन है इसको ये मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब जो एक लाइन दिख रहा था वो एक लाइन एक्चुअली में नहीं था, वो मल्टीपल लाइंस प्रेजेंट था। लेकिन बोर थ्योरी बस इस एक लाइन को एक्सप्लेन कर सकता है, बोर थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, फाइन स्पेक्ट्रम। ओके, तो बोर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम। तो चलो मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ फाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, रियल पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। चलो इस पिक्चर को अच्छे से नोट डाउन करो। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल सीरीज है, रियल सीरीज है, ठीक है। विकिपीडिया से लिया हुआ पिक्चर है, मतलब आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो इस पिक्चर को। ओके, तो इसमें देखोगे ये हाइड्रोजन का अल्फा लाइन है, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्फा लाइन है, डिफरेंट सीरीज का लाइन है, लीमैन सीरीज, बामा सीरीज, पैसन, ब्रैकेट, हम्फ्रीज, लाइक फूंड, हम्फ्रीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्फा लाइन्स है। तो इस एक लाइन को देखोगे तो देखो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मॉल लाइंस प्रेजेंट है, बहुत स्मॉल लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो स्मॉल लाइंस होते हैं उस लाइन को हम फाइन स्पेक्ट्रम हम बोलेंगे इस तरीके का। तो उसको ये जो बोर थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्लियर हो तो एक बार कमेंट में सी लिख दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे और आएंगे सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल पे, इसी को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो नंबर 3 डिमेरिट्स क्या है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि मान लो मैं डायरेक्टली बोलूं तो बोर थ्योरी कांट एक्सप्लेन। देखो अगर बोर थ्योरी इस फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड से जो स्प्लिटिंग हो रहा है एक स्पेक्ट्रल लाइन का, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से जो स्प्लिटिंग हो रहा है इस लाइन का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए मैं बोलूंगा कि बोर थ्योरी कांट एक्सप्लेन द जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। ओके, तो जीमैन इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट क्या है। देखो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में इस लाइन को रखोगे, मतलब एटम को रखोगे, तो आपको ये फाइन स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड से अगर फाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। तो क्या बोल सकते हैं हम कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। हम डिटेल्स में फ्यूचर में पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट। याद रखना इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट। अगर सेम चीज हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम उसको बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। उसको हम बोलेंगे क्या, स्टार्क इफेक्ट। तो अगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो इसको भी, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बोर थ्योरी। यस, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि हम फ्यूचर में जानेंगे किस तरीके से ये काम करता है। नंबर 4 में आ जाओ, नंबर 4 में, ठीक है। बोर थ्योरी क्या है, एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मतलब किसके लिए एप्लीकेबल होता है, बस हाइड्रोजन के लिए एंड हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। गॉट इट, क्लियर। देन अनदर पॉइंट, नंबर 5। आई होप आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल HUP आपको आप सबको पता है क्लास 11 से। तो उसमें क्या बोला जाता है कि साइमल्टेनियसली आप किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन
एक पार्टिकुलर मोमेंट पे मेजर नहीं कर सकते। लेकिन एज बोर थ्योरी में क्या होता है, हम क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स का इक्वेशन फॉलो करते हैं, तो एक पार्टिकुलर पोजीशन पे, एक पार्टिकुलर मोमेंट पे इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी निकाल सकते हो, आप इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, राइट? ठीक है ना? तो इसीलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी क्या नहीं होता, बोर थ्योरी कांट एक्सप्लेन, क्योंकि बोर थ्योरी क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है, क्लासिकल मैकेनिकल इक्वेशंस को फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन्स के रिवोल्यूशन के दौरान, राइट? तो बोर थ्योरी कांट एक्सप्लेन दैट वन एज वेल, ठीक है? क्योंकि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है, और जो बोर थ्योरी का ये रिवोल्यूशन पार्ट है वो क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट है। और क्लासिकल मैकेनिक्स किसके लिए अप्लाई होता है? मैक्रो बॉडी के लिए। मैक्रो बॉडी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप देख पाते हो, इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो भी आप देख पाते हो, सन, अर्थ, एवरीथिंग। और क्वांटम मैकेनिक्स किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, ऑल दोस थिंग्स जो हम नहीं देख सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए बोर थ्योरी में क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट अप्लाई किया गया है, इसलिए प्योरली क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आ गया? नंबर 5 हो गया। नंबर 6, बोर थ्योरी में मैंने ये बोला था कि बोर थ्योरी क्या होता है, एमवीआर इक्वल्स टू NH/2π। बोर थ्योरी में क्या होता है, एमवीआर इक्वल्स टू NH/2π, ये बोर ने कंसिडर किए थे, लेकिन बोर कभी भी इस n को एक्सप्लेन नहीं किए थे। बोर कभी भी इस n को एक्सप्लेन नहीं किए थे। बोर बस बोले थे ये एक इंटीजर होगा। क्या होगा? n एक इंटीजर होगा, इंटीजर जिसका वैल्यू क्या होंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। लेकिन बाद में ये n को हम इस तरीके से लेते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में बाद में, ठीक है? तो ये बोर एज n को एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो ये भी एक डिमेरिट्स है बोर बोर्स एटॉमिक मॉडल का। तो ये बहुत सारे डिमेरिट्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है? तो अभी चलो डिमेरिट्स मेरिट्स की बातें हो चुकी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स कौन होगा? ये फाइन स्पेक्ट्रम होगा, फाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है? किस तरीके से होगा अगले क्लास में हम जानेंगे। अभी फिलहाल हम बोर्स का कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं। और मेरिट्स में मैंने बताया था आप क्या कैलकुलेशन कर सकते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और रेजोनेंस पोटेंशियल और एक्साइटेशन पोटेंशियल भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो पहले हम रेजोनेंस पोटेंशियल या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। रेजोनेंस पोटेंशियल या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तो रेजोनेंस पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, सिंपली समझो। अगर मान लो आप एक आपके पास एक ये न्यूक्लियस है, और मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है? और ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है। मैं पूरा गोल नहीं कर रहा हूँ, सिक्स्थ है, ओके? तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ओके? तो मान लो ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है, राइट? तो इस हाइड्रोजन एटम में किसको रहना है? हाइड्रोजन एटम को किस पे रहना है? ग्राउंड स्टेट पे रहना है। ग्राउंड स्टेट मतलब GS, ठीक है? ग्राउंड स्टेट मतलब स्टेबल स्टेट पे रहना है, आयोनाइज्ड नहीं रहना, ग्राउंड स्टेट पे रहना है। फिर इसको गैसियस होना चाहिए, तो ही हम इस रेजोनेंस पोटेंशियल को डिफाइन कर पाएंगे। इसको गैसियस होना चाहिए, तो गैसियस होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट पे रहना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ऐड करोगे, क्या होगा बताओ? अब बताओ तो, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? मतलब लोअर न्यूक्लियस के पास आएगा या फिर हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा? इसलिए इसको लेफ्ट बोल रहा हूं, इसको मैं राइट बोल रहा हूं। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ तो, कोई गेस? हायर में जाएगा। गुड डिबगर। तो ये हायर एनर्जेटिक ऑर्बिट में जाएगा। तो मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाम करके n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 पे चला गया, यहाँ पे चला गया इलेक्ट्रॉन। सो ये जो फेनोमेना है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी ऐड करोगे, जिस एनर्जी ऐड करने से ये नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा,
उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस पोटेंशियल या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब कितना एक एनर्जी चाहिए उसको एक्साइट करने के लिए ताकि वो नेक्स्ट हायर ऑर्बिट में जाए। गॉट इट? समझ में आ गया? तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, इस एनर्जी को हम बोलते हैं लाइक रेजोनेंस पोटेंशियल। अगर अब आप मुझसे पूछ सकते हो क्या इलेक्ट्रॉन बस यहां से नेक्स्ट में ही जाएगा? नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है। तो इसको मोर एक्यूरेटली और क्या बोल सकते हैं हम, अगर इस ऑर्बिट से इसमें जाएगा तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट रेजोनेंस पोटेंशियल। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ये क्या कि जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 पे जा रहा है, तो फर्स्ट रेजोनेंस पोटेंशियल हो गया। सेकेंड रेजोनेंस पोटेंशियल कब होगा? जब n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 3 पे जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट से जाना चाहिए और गैसियस स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब आप नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल्स टू 2 से जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल्स टू 1 क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अगर आप लिथियम लोगे तो n इक्वल्स टू कुछ और होंगे, लाइक दैट। समझ में आ गया? फिर अगर आप थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हो, थर्ड रेजोनेंस पोटेंशियल की बात कर रहे हो, तो क्या होंगे, n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 4 पे जाएगा। तो ये थर्ड, इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जा सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस पोटेंशियल या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल, कि कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड गैसियस स्टेट से नेक्स्ट हायर ऑर्बिट पे जाने के लिए या फिर कोई भी ऑर्बिट में जाने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस पोटेंशियल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डॉट डॉट डॉट। अभी अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कुछ ज़्यादा ही एनर्जी देना है, मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैंने क्या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चलो पिक्चर ड्रॉ कर लेते थोड़ा बहुत। सॉरी, थोड़ा तेरा मेरा हो रहा है पिक्चर, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये मान लो किसके इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ले रहा हूं मैं, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिया था मैंने, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ही ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली कंडीशन यहाँ पे भी सेम है। क्या है, इसको क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसको ग्राउंड स्टेट पे होना चाहिए, सेकेंड ऑफ इसको गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ओके, और ये एक पार्टिकुलर एटम भी है, हाइड्रोजन एटम मैंने लिया इसको। तो इसके जो मतलब जहाँ पे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर आप कुछ और सिस्टम लोगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको देखना है। लेकिन बोर थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं हम, राइट? बोर थ्योरी में क्या होता है, बस वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब या तो ये हाइड्रोजन सिस्टम होगा, नहीं तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम होगा। तो मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पे ही होंगे, यहाँ पे भी नहीं होंगे, यहाँ पे भी नहीं होंगे। क्योंकि जो अगर मान लो हम अपने हीलियम प्लस लिया, हीलियम प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक, तो ये एक हट जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे होंगे। अगर मान लो आपने लिथियम 2+ लिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में एक और इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट? तो ये हट जाएगा, बाकी बचा रहेगा कौन? ये अकेला रहेगा, राइट? तो इस तरीके से बस इसी इलेक्ट्रॉन को ही हम अप्लाई करेंगे बोर थ्योरी के अप्लाई करने के दौरान। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बहुत ज्यादा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी अब डाल दिया, पहले जब थोड़ा सा एनर्जी ऐड कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर रहा था, फिर यहाँ पे उसके रिगार्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मिल रहा था मुझे। अभी अगर मान लो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी डाल दिया, तो क्या होगा? ये कहाँ पे जाएगा? लाइक n इक्वल्स टू इन्फिनिटी में जाएगा ना। तो ये क्या है? n इक्वल्स टू 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी है। तो अगर मैंने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को डाल दिया तो कहा जाएगा इनफाइनाइट में चला जाएगा, और इतना दूर जाएगा कि न्यूक्लियस और इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस फेनोमेना को अगर, और एट द सेम टाइम इस सिस्टम को गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, इस एटम को। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, आईपी। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेजोनेंस पोटेंशियल होता है वो बस एक या इस तरीके से होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रेजोनेंस पोटेंशियल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं, इनफाइनाइट रेजोनेंस पोटेंशियल का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। या 1 से सेकेंड में भेज रहे हो फर्स्ट, यहाँ पे भेज रहे हो सेकेंड, थर्ड, तो अगर मैं इनफाइनाइट में भेजूँ तो इनफाइनाइट रेजोनेंस पोटेंशियल विल बी माई
आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हो ना मैं, तो इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ पे भेजा वो रेजोनेंस पोटेंशियल या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा। अगर आपने इनफाइनाइट में भेज दिया मतलब इसको आपने पूरी तरीके से हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करके H+ आयन बना दिया, मतलब इसको आयोनाइज कर दिया, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। गॉट माई पॉइंट? ठीक है ना। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप निकालोगे किस तरीके से, या फिर ये रेजोनेंस पोटेंशियल आप निकालोगे किस तरीके से। तो दोनों कैलकुलेशन में आपको सिखाऊंगा किस तरीके से निकालना है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस पोटेंशियल कैलकुलेशन, रेजोनेंस और मैं रेजोनेंस पोटेंशियल कैलकुलेशन, ओके, और मैं फर्स्ट रेजोनेंस पोटेंशियल कैलकुलेशन करूंगा, फर्स्ट रेजोनेंस पोटेंशियल कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट रेजोनेंस पोटेंशियल, तो मेरे पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे n = 1 पे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये n = 2 है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जाम किया, ओके। तो ये हायर एनर्जी ऑर्बिट ये है, तो मैंने बोला था कि जिसको जो हायर एनर्जी ऑर्बिट है उसको NF लेना, जो लोअर एनर्जी है उसको NI लेना, राइट, मैंने बोला था आपको, राइट। और इसमें क्या करना है आपको, यहां से यहां पे एनर्जी गया, तो एनर्जी गैप क्या होता है, डेल्टा ई होता है, आपको पता है ऑलरेडी। एनर्जी गैप क्या होता है, डेल्टा ई होता है। डेल्टा ई मतलब लाइक ENF माइनस ENI, यही है, मोर एनर्जी माइनस लेस एनर्जी। तो इसका वैल्यू क्या होंगे, H, लाइक इसका वैल्यू जो होंगे, ये जो एनर्जी गैप होंगे वो एनर्जी क्या होंगे, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू ऐड। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को यहां पे जाम करवाना है तो इसका जो एनर्जी गैप है ना, उसी एनर्जी को आपको क्या करना है, बाहर से ऐड करना है, सिंपल लॉजिक है। गॉट माई पॉइंट? तो जो एनर्जी गैप है वही आपका क्या है, मैं बोल सकता हूं ना, रेजोनेंस पोटेंशियल है, और फर्स्ट रेजोनेंस पोटेंशियल है RP है ना, कि कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे भगाने के लिए, दैट इज माई फर्स्ट रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस पोटेंशियल। तो अगर आप अभी क्या करोगे, सिंपली ये फर्स्ट रेजोनेंस पोटेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, एनर्जी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन। तो क्या है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं और कॉमन लेके पुट कर रहा हूं, तो क्या आएंगे, देखो यहां पे आएंगे दिस वैल्यू mz² e⁴ डिवाइडेड बाई 8 ε0² h², और यहाँ पे क्या होंगे 1 बाई, देखो यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, राइट, नेगेटिव साइन होता है। तो नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करना है, सिंपली NI पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे NF पहले था, यहाँ पे NI आ जाएगा पहले, NI² माइनस 1 बाई NF², ये आपका फर्स्ट रेजोनेंस पोटेंशियल का वैल्यू है। गॉट इट? तो इस तरीके से आप रेजोनेंस पोटेंशियल को निकाल सकते हो कोई भी सिस्टम के लिए। अब बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गया, बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका यूनिट क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने जो एनर्जी गैप होता है ना, उस एनर्जी गैप को मैंने H न्यू नहीं लिखा, बस उसको ही डायरेक्टली मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो आपको ये जो इक्वेशन, आपका एनर्जी इक्वेशन है वो क्या है, जूल में है, तो एनर्जी क्या मिलेंगे, जूल में मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि इसको जूल से सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली फर्स्ट डेल्टा ई का वैल्यू क्या होता है, H न्यू होता है, तो यहाँ पे H न्यू लिख दो, यहाँ पे H न्यू लिख दो। H न्यू से क्या, न्यू बार निकालो। अगर आप न्यू बार निकालोगे यहाँ से तो आपको क्या मिलेंगे, चलो इक्वेशन ये मिलेंगे ना, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो अगर आपको वैल्यू फर्स्ट रेजोनेंस पोटेंशियल का वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है, तो न्यू बार दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, mz² e⁴ डिवाइडेड बाई 8 ε0² CH³ हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा 1 बाई NI² माइनस 1 बाई NF² हो गया। तो ये वैल्यू किस में आएंगे, इसमें रेजोनेंस पोटेंशियल का वैल्यू आएंगे सेंटीमीटर इनवर्स में। तो अगर आप जूल में निकालना चाहते हो तो ये इक्वेशन यूज करो, और अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना चाहते हो तो इसमें H न्यू पुट करके 1 बाई लैम्डा निकाल लो। तो दोनों वैल्यू दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, दोनों के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ गया, बताओ, कमेंट कर दो समझ में आ गया कि किस तरीके से रेजोनेंस पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा बचा हुआ है इस चैप्टर के बोर थियरी में, थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर खत्म हो जाएगा ये। अगला कैलकुलेशन में जाते हैं। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कैलकुलेशन है, तो यही प्रोसेस है, बट यहाँ इसको मुझे इनफाइनाइट में भेजना है, राइट।
इनफाइनाइट में भेजना है। किस तरीके से भेजूंगा चलो देख लेते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट, ओके फाइन। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसको करने के लिए क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये n इक्वल्स टू 1, मान लो हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ मैं, इसको मैं कहाँ पे भेजूंगा, इनफाइनाइट में भेजूंगा, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट में, सिंपल। तो ये मेरा NF होंगे, ये मेरा NI होंगे, इसका एनर्जी ENI होंगे, इसका एनर्जी ENF होंगे, सिंपल हो गया। तो अभी एनर्जी का कितना है, डेल्टा E विल बी व्हाट, दैट विल बी योर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एंड दैट विल बी व्हाट, ENF माइनस ENI। बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो ना, देखो बहुत आसान है ये चीजें। ये एनर्जी का जितना है उतना ही एनर्जी आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब एनर्जी ऐड करोगे मतलब आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, मतलब आप पॉजिटिव कर रहे हो, इसलिए आपको पॉजिटिव वैल्यू, ये छोड़ दो ये सारी चीजें, ये थर्मोडायनेमिक्स में आप सीखना। चलो ये हो गया मेरा। फिर आप कैलकुलेशन कर लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, किस तरीके से करोगे, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको हम, आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करोगे इसको, सिंपली इसका एनर्जी का वैल्यू इसका वैल्यू पुट कर दो, तो सेम वैल्यूज आएंगे जो मैं पुट करूंगा। तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ यहाँ से, जेड स्क्वायर m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 बाई, देखो मैं कहाँ से भेज रहा हूँ, n इक्वल्स टू, ओके, 1 बाई, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ओके, ये मेरा एक्सप्रेशन है, फाइन। अभी मैं इस स्पेशल एग्जांपल में n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे भेज रहा हूँ, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ओके। अगर मैं यहाँ पे भेजा तो मुझे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यू क्या मिलेंगे, देयरफॉर IP विल बी इक्वल्स टू लाइक जेड स्क्वायर m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एंड 1 बाई ni का वैल्यू क्या है, ni मतलब देखो ni ये है, n इक्वल्स टू 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और ये क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 0 1, मतलब ये बट नहीं है, तो देयरफॉर आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी व्हाट, जेड स्क्वायर m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू है। क्योंकि जब n की वैल्यूज होंगे ना, वो n की वैल्यूज हमेशा इस तरीके से 1 होंगे, क्योंकि हम बोर थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, तो मुझे इन्फिनिटी में भेजना है, मतलब n एफ का वैल्यू इन्फिनिटी तो होंगे ही हमेशा, n आई की वैल्यू क्या होंगे, इसका वैल्यू 1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम लेंगे, नहीं तो हम हाइड्रोजन लाइक एटम लेंगे, हम कोई और सिस्टम तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बोर थ्योरी से अप्लाई कर रहे हैं, और बोर थ्योरी हाइड्रोजन एटम नहीं तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हमेशा होंगे, मतलब ये पार्ट रहेगा ही नहीं, आपको बस इस पार्ट को वैल्यू कैलकुलेशन करना है, पुट करके देना है। अब अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे हमने लिथियम 2+ ले लिया, तो क्या Z इक्वल्स टू 1 होंगे, नहीं, Z इक्वल्स टू 2 होंगे। अगर हीलियम प्लस ले लिया, Z इक्वल्स टू 3 होंगे, Z इक्वल्स टू 2 होंगे हीलियम प्लस के लिए। बेरिलियम 3+ ले लिया, Z इक्वल्स टू 4 होंगे, लेकिन बस ये Z वैल्यू ही चेंज होंगे, बाकी जो सारे पूरे टर्म होंगे, देखो ये जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, पूरे के पूरे कांस्टेंट ही रहेंगे, बस ये वेरिएबल्स आपके, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। तो इसको वेरिएबल सोच के क्या मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ शॉर्टकट, देयरफॉर आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू इसका वैल्यू, सम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर, और ये जो वैल्यूज होंगे अगर मैं इस वैल्यू को एसआई में पुट करूँ तो मुझे कितना मिलता है पता है, मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वैल्यू पुट करो, सारे के सारे वैल्यू पुट करो एसआई में, और ये वैलिडेट कर लो आपको मिल रहा है कि नहीं। आपको मिलेंगे 21.8 जो पहले मिला था, इंटू 10⁻⁹, और टोटल यूनिट होंगे जूल, एसआई में मैंने पुट किया जूल, और एक एटम के लिए करूंगा तो एक एटम, ठीक है। तो जेड कोई भी हो, लिथियम प्लस हो, लिथियम 2+ हो, हीलियम प्लस हो, बेरिलियम 3+ हो, बस जेड वैल्यू चेंज कर दो, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, गॉट इट। और इसी वैल्यू को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम के लिए या फिर एक आयन के लिए, गॉट इट। और अगर आप इसी वैल्यू को आप आर्क में कन्वर्ट करोगे, देखो मैं आर्क को यहाँ पे लिखता हूँ, 21.8 इंटू 10⁻⁻12 इंटू जेड स्क्वायर आर्क पर एटम होता है, तो हर एक चीज देखो सेम टू सेम है, समझ में आ गया ना।
और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये हाइड्रोजन की लाइक, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब सेम वैल्यू जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी एक्सप्रेशन से हाइड्रोजन का एनर्जी है, E1 का एनर्जी है, वो E1 ही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि आप एनर्जी ऐड कर रहे हो बाहर से। पहले क्या हो रहा था? नेगेटिव क्यों आ रहा था? क्योंकि सिस्टम काम कर रहा था। सिस्टम इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से लेके आ रहा था खुद काम करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू। सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव, खुद अगर आप काम करोगे सिस्टम के ऊपर तो सिस्टम दैट वर्क विल बी पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, मतलब आप बाहर से एनर्जी ऐड कर रहे हो इसलिए पॉजिटिव है ये, और वो नेगेटिव था वो एनर्जी वैल्यूज। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, आपको बस ये वैल्यू याद रखना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। हमेशा यही होंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा तो ये कर दो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आर्ग में कैसे जाते हैं, डायरेक्टली जा सकते हो आप। बेसिक आपको पता है, समझ में आ गया? तो ये जो सिस्टम है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? मैंने क्या बोला? वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मान लो कि आपके सिस्टम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, तब उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस तरीके से निकालोगे? मान लो, क्योंकि बोर थ्योरी तो एप्लीकेबल होगा नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल होगा नहीं, क्लियर बात है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या करोगे? सो अभी बता देता हूं मैं, क्योंकि बाद में आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है? सो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अब किस तरीके से आप निकाल सकते हो? तो आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो भी है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। देखो ये क्या था? 13.6 Z², राइट? और यहाँ पे ये जो एन आई की वैल्यू हुई, अगर मुझे आयोनाइज करना है, आयोनाइज करने मतलब NF की वैल्यू इन्फिनिटी होना ही चाहिए, ये फिक्स्ड है, ये इन्फिनिटी हमेशा होगा। लेकिन हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट ही हमें कंसीडर करना है। मान लो अभी मैंने लिथियम एटम लिया, नॉट लिथियम 2+ आयन, लिथियम एटम की। लिथियम एटम मतलब ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, लिथियम, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? n=2 पे है, तो कहां से जाएगा? इट्स ग्राउंड स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? n=2 है, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से? n सेकेंड ऑर्बिट से जाएगा, राइट? सेकेंड ऑर्बिट से जाएगा लिथियम का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 होंगे थोड़ी, नहीं ना, n की वैल्यू क्या होंगे? 2 होंगे ना। लेकिन मैंने क्या बोला, ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं हम किसके लिए? ये थ्योरी अप्लाई होता है वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली हमें क्या करेंगे, हम इस सिस्टम में देखो वैल्यू सेम टू सेम होंगे, 13 प्लस 13.6 Z² डिवाइडेड बाई, आपको n² डालना है, n² डालना है। n² मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 से इलेक्ट्रॉन जा रहा था इसलिए 1 था, Z² था, यहाँ पे 1 हो रहा था। लेकिन अगर मैं लिथियम नॉर्मल कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए लूँ, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिट नंबर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में उस वैलेंस ऑर्बिट का नंबर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा, तो वेरिएबल है वो, इसलिए मैं वहां पे n² रख दे रहा हूँ 1² के जगह पे, ओके? और इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी होंगे, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी में ही भेजना है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, इस पार्ट को पूरा इग्नोर कर दो। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे जो जेड आपको यूज करना है ना, वो एग्जैक्ट जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आप यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको Z* यूज करना है। इस Z* को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अभी, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप तब सीखोगे जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा और उसमें स्लैटर रूल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लो, जब आपको मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता दूंगा तब आप इस Z* को समझ जाओगे। अभी बस फॉर्मूला को याद रख लो कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक या पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए किस तरीके से आप आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। कमेंट कर दो क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ है या नहीं, कमेंट कर दो एक बार, झपाझप कमेंट कर दो एक बार, क्लियर हुआ है या नहीं, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, क्लियर कर दो झपाझप एक बार, बताओ, बोल दो। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, यस।
नेक्स्ट टॉपिक, बोर्स कोरिस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ओके, बोर कोरिस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या है? मैंने बोला था इसका बस ब्रीफ आइडिया दूंगा, बाकी आइडिया आपको पार्टिकल इन ऑन डी बॉक्स इसी चैप्टर में क्वांटम मैकेनिक्स में मिल जाएंगे, पार्टिकल इन ऑन डी बॉक्स जब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बोर कोरिस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या है? देख, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं। अच्छा, मैं अगर कोई एक चीज, अच्छा इसको ले रहा हूं, ठीक है, इस प्लास्टिक के मोबाइल चार्जर को ले रहा हूं, ठीक है। अगर इस चार्जर का किससे बना है? प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक मतलब कोई एक पॉलीमर होंगे, उस पॉलीमर में क्या है? कार्बन एटम है, राइट, है ना। पॉलीमर में कार्बन एटम तो होंगे या फिर हाइड्रोजन एटम है। तो मान लो वो कार्बन एटम मेरा यह है, या फिर वो हाइड्रोजन एटम मेरा ये है, वो हाइड्रोजन एटम मेरा ये है। ओके, मतलब हाइड्रोजन एटम का क्या होंगे? रेडियस होंगे। रेडियस मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, ये रेडियस होंगे। अभी अगर मैं सोचूं, प्लीज ट्राई करो समझने की, वहां पे एक एटम को मैंने लिया, इस सिस्टम में कितने एटम से मुझे भी नहीं पता, बट बहुत ज्यादा नंबर से, उसमें एक एटम को लिया मैंने। अब इस एटम से अगर मैं बोलूं, इस डिस्टेंस को, आर डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, इतना से इंक्रीज, क्या इतना से करते 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 अगर मैं इंफिनिटी में आ गया, मतलब अभी मैं सोच रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन कहां पे? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी पे है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि उस एटम से, सेंटर में जो एटम हाइड्रोजन एटम है, उस एटम से इन्फिनिटी डिस्टेंस मतलब क्या? मैं बोल सकता हूं यहां तक डिस्टेंस, या फिर मैं बोल सकता हूं इसके सरफेस तक डिस्टेंस में आ चुका हूं। क्या मैं बोल सकता हूं? समझो अच्छे से, सेंटर में मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, शिफ्ट कर करके उसको इन्फिनिटी डिस्टेंस में लेके आ गया, और इनफाइनाइट डिस्टेंस में आने के बाद वो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके सरफेस पे आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो सरफेस है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, और सेंटर में जो हाइड्रोजन एटम था जिसका न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन में भगा के लेकर आया हूं इस सरफेस पे। क्या मैं बोल सकता हूं ना? मैं थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली तो मैं बोल सकता हूं, क्या मैं लेके आया हूं, लेके आ सकता हूं, थ्योरेटिकली मैं बोल सकता हूं ना। ये सुनो, प्लीज ट्राई करो समझने की थोड़ा सा, कि एक सिस्टम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इतना इलेक्ट्रॉन को इतने दूर में लेके आया गया कि इसके सरफेस में आ गया वो इलेक्ट्रॉन सेंटर से, राइट। अगर मैं लेके आऊंगा तो ये जो सिस्टम था ये एक माइक्रो बॉडी था। माइक्रो बॉडी मतलब एक क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल था जिसको खाली आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन आप मान लो, अब अगर आप ये इसको मैं सरफेस में लेके आ गया, अब इसका अगर मैं पूरा सर्कल बनाऊं, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल स्फीयर बनाऊं, सोचो इस तरीके से, अब मैं लेके आ गया, अब इस डिस्टेंस को लेके अगर मैं पूरा सर्कल बनाऊं इस तरीके से, तो जो ऑब्जेक्ट मुझे मिलेंगे इस तरीके से, पूरा जो गोल करके पूरा जो स्फेरिकल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मिलेंगे, क्या मैं उसको, अगर मैं उसको सॉलिड बना दूं पूरा, क्या मैं उसको खाली आंखों से देख सकता हूं? क्योंकि इसको तो मैं नहीं देख सकता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को मैं इनफाइनाइट पे लेके आ गया, आने के बाद एक सर्कल फिर से बनाया, उसको सॉलिड बना दिया फिर, कि क्या मैं उसको खाली आंखों से देख सकता हूं? क्या मैं उसको खाली आंखों से देख सकता हूं? क्योंकि ये जो डिस्टेंस था वो 0.53 आर्मस्ट्रांग था, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में आने के बाद ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, राइट, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से इस रेडियस को लेके मैंने पूरा एक सर्कल बना दिया, स्फीयर बना दिया 3 डायमेंशनली। अगर मैं पूरा स्फीयर बना दूंगा तो भी मैं उस ऑब्जेक्ट को खाली आंखों से देख सकता हूं ना। अच्छा, रिपीट कर रहा हूं अगेन, देखो ये आपका एक एटम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना है? 0.53 आर्मस्ट्रांग हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम में ले रहा हूं। अगर मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं, थोड़ा सोचो, इस इलेक्ट्रॉन का ये रेडियस का डिस्टेंस 0.53 आर्मस्ट्रांग से मैं इन्फिनिटी कर दिया मैंने। इन्फिनिटी करने के बाद अगर मैं इस डिस्टेंस पे आने के बाद एक सर्कल बनाऊं इस रेडियस को लेके मैं एक सर्कल डेवलप कर रहा हूं अभी, ये वाला दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। तो उस सर्कल नहीं, स्फीयर, 3 डायमेंशनल स्फीयर डेवलप कर रहा हूं। तो उस स्फीयर को क्या मैं खाली आंखों से देख सकता हूं? क्योंकि एटम को तो मैं नहीं देख सकता, इसको देख सकता हूं, क्योंकि ये डिस्टेंस इंफिनिटी हो चुका है।
मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस हो चुका है, तो उसको मैं बहुत बड़ा कर दिया मैंने, फिर ऑब्जेक्ट बड़ा बन गया ना, एटम तो बहुत बड़ा बन गया ना, तो मैं उस ऑब्जेक्ट एटम को भी अब खाली आंखों से देख सकता हूं। सोचो, यस, इसका मतलब जब मैं ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस यहां तक इंक्रीज कर रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट एक बाल्की ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? बाल्की ऑब्जेक्ट, या फिर इसको मैक्रो बॉडी बोलेंगे, मैक्रो बॉडी बोलेंगे। पहले क्या था? एक स्मॉल ऑब्जेक्ट या फिर माइक्रो बॉडी। ठीक है, तो अगर मान लो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मान लो ये हाइड्रोजन के लिए ये n=1 है, और ये हाइड्रोजन के लिए n=∞ है। मतलब जब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर मान लो ये जो बोर थ्योरी में जो n यूज किया गया था, जिसको बाद में वैसे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बोला जाएगा, तो जो n वैल्यू है, अगर n वैल्यू को मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, इन्फिनिटी तक लेके गया, और इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=∞ में भेज दिया, उसके बाद मैंने वो रेडियस पूरा सोचा, तो वो एक बाल्की ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। मतलब n वैल्यू अगर बहुत लार्ज हो गया, इज वेरी लार्ज, n वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या होंगे? आपका जो एटम था वो माइक्रो बॉडी से एक मैक्रो बॉडी बन जाएगा, राइट। और आपको पता है माइक्रो बॉडी के लिए हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होता है। मैक्रो बॉडी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, गाड़ी, सन, अर्थ, प्लैनेट्स, एवरीथिंग, उसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल होता है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम n का वैल्यू बहुत ज्यादा लेंगे। इसका मतलब रेडियस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, n=1 से n=∞ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स से हम क्लासिकल मैकेनिक्स में आ रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट से ही क्लासिकल मैकेनिक्स बना हुआ होता है। क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स बनाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को हमें क्या करना है? बहुत सारा क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है। तो यही क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट से ही हमें क्लासिकल मैकेनिक्स मिलता है, मतलब मैक्रो बॉडी मिलता है, मतलब माइक्रो बॉडी ही मिलके मैक्रो बॉडी बनाता है। तो ये जो कंसेप्ट है कि जब n का वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगा, तब क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स बन जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। माइक्रो बॉडी मैक्रो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं बोर्स कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, BCP। इसको और थियोरेटिकली समझेंगे हम कब? जब हम पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ग्रेट, बोलो समझ में आ गया ना? थोड़ा फील करना इस स्टेटमेंट को, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, बोर्ड कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। बोलो समझ में आ गया ना? नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर के, जो कि हमारा होगा किसके ऊपर? ना एटॉमिक यूनिट के ऊपर। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पहले मैं क्लियर कर रहा हूं, बट आपको थोड़ा सा इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो, पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? ओके, अच्छा देखो, आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? इतना है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट का जो रेडियस है, इसका क्या, ये टर्म क्या है? फर्स्ट बोर ऑर्बिट। लिख लो यहाँ पे, ये है फर्स्ट बोर ऑर्बिट। फर्स्ट बोर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो ये है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एसआई में ये है। एनर्जी को हम 1 हेक्ट्री से, हेक्ट्री एक नया यूनिट है आपके लिए, इससे डिटरमिन करेंगे। V1H मतलब फर्स्ट बोर ऑर्बिट का वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है?
वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ठीक है। और लास्टली 1/4/ε। आपको पता है ये एसआई में ये टर्म यूज होता है, सीजीएस में नहीं, सीजीएस में इसका वैल्यू 1 होता है। फिर टाइम, मतलब टाइम ऑन मतलब क्या है, टाइम ऑन मतलब कितना टाइम चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, टाइम रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व वंस इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, FBO, ओके, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ठीक है। फिर एच कट का वैल्यू क्या होता है, h/2π। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये अभी फिलहाल आप यूज करोगे, इसमें कोई इशू नहीं है, आप पूरे बीएससी में, पूरे पीएससी में इसी को यूज करोगे। लेकिन जब आप एमएससी में जाओगे और आप हायर क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन करोगे हायर लेवल के, तब आप इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा ये हर एक वैल्यू को, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को लेके काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने हैं, उसके ऊपर से इसका वैल्यू अगर हमेशा इसका ख्याल रखना है तो आप थक जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल लॉजिकली। तो इसके लिए एक और यूनिट का आविष्कार हुआ जिसको बोलते हैं एटॉमिक यूनिट, ठीक है। तो उस एटॉमिक यूनिट से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं, इसको 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 एटॉमिक यूनिट लेता है, फिर रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट को 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं, 180 एनर्जी को 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इसको 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं, 1/4πε0 को 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं, सारे के सारे सबको 1 एटॉमिक। टाइम रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व वंस इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इसको 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं, एच कट को भी 1 एटॉमिक यूनिट लेते हैं। तो हर एक टर्म को हम एटॉमिक यूनिट ही ले सकते हैं, एटॉमिक यूनिट में कंसीडर कर लेंगे। और देखो आप अगर इसका वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म हमेशा हमें पुट नहीं करना होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, इस तरीके से ये कैलकुलेशंस काम करेगा, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा पूरा का पूरा बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 4 और 5 6 न्यूमेरिकल्स, 4 5 6 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हो वो सच में, वो उससे सच में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप जो सीख रहे हो उससे क्या होगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो आपको वैलिडेट भी आप कर पाओगे कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सही चीज है या नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी दूंगा मैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करूंगा, पहले ये करूंगा फिर ये भी करूंगा, दोनों कर पाऊंगा। समझ में आ गया? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय। मुझे क्वेश्चन मिल रहा है, इससे पहले मैं जाऊँ उससे पहले क्वेश्चन मिल रहा है, सुष्मिता इज आस्किंग इसका वैल्यू क्या फिक्स्ड है? हाँ इसका वैल्यू फिक्स्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फिक्स्ड होगा 1 एटॉमिक यूनिट। अगर हम एटॉमिक यूनिट में कंसीडर करें तो मैंने बोला कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है एट दिस मोमेंट, अब बस इतना पता करके रखो एटॉमिक यूनिट नाम के कुछ चीज होती है, एमएससी में जाके फिर आपको आईआईटी में जाके आप फिर से इसको आपको सिखाया जाएगा ये, लेकिन आपको ये बताया नहीं जाएगा कि इसको एटॉमिक यूनिट क्या है, क्यों लिया गया, ठीक है। बस बताएंगे कि हाँ ये एटॉमिक यूनिट है, सिंप्लिसिटी के लिए लिया गया, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो मैं क्यों इग्नोर कर दूं इसको। समझ में आ गया?